अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नुचकाते। और पापा को देखो, उनके दुलार उनके साथ हैं, तो बस और किसी की फ़िक्र ही नहीं। अब तुम महाराजन, चंदर को तो कुछ भी चाय-वाय बना के मत देना है। काहे बिटिया? काहे कोसत हो? कैसा चाँद से तो है चंदर बाबू, और कैसा हँस के बात करत है। माई को जाने कैसे हिवाव पड़ा कि उन्हें अलग कर दीस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें हियाँ बुलाए ले तो अपने हाथ के खिलाए के 2 महीनामा मोटा कर देही। हमें तुमसे ज़्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत है, हियाँ कोनो डाक दर रहत है? हम कहा नाही, हियाँ तो बाबूजी रहत है। तो कहत है कि नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नीले कांटे में झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल रखी थी और एक ईसाई लड़की लान पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में कहा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिसेस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। वे रहते तो चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत तारीफ? इतनी तारीफ किसी लड़की को करते तो हमने नहीं सुना। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बात करते रहे। आपके भाई के बारे में बताते रहे। फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती है। फिर आपकी रुचि के बारे में बताया कि आपको साहित्य में बहुत शौक नहीं है और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस्टर क्रूज ना, आप पम्मी कहिए। हाँ, तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली, मैं शादी और तलाक के बाद इस नतीजे पर पहुंची पहुंची हूँ कि 14 बरस से 35 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसीलिए कि उस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी एरा गहरा उसके संपर्क में आ जाता है, उससे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं। और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि यह तो लड़कियां 34 वर्ष के बाद शादी करें, जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे तो भी हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष में लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उससे ज़िंदगी भर निभाह करना है। और अपने विकास क्रम में दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 के बीच में लड़की की शादी हो और या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे,
तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। नहीं। बहुत ठीक। तुम 34 वर्ष के पहले शादी मत करना। अच्छा। हाँ, और क्या बताया चंदन ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल गई, लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसीलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और वह अब मेरा दोस्त बन गया है। और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपस में यह उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया। पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर। और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उससे घनिष्ठ हैं। हाँ। कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए। उन्हें यह कविता की किताब दे दीजिए। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या? चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ। लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, फिर किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी है जिसने दिल की सच्चाई है जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इससे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह करके अलगाव में भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बन ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्की के बाद कहा, आपके बारे में चंदन ने मुझसे कहा था। कहा होगा। सुधा मुंह बिगाड़कर बोली, मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या? पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़ना बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया है। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के लिए सभी राज सुरक्षित है। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर को बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगे कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए। कुछ और चंद्र के बारे में बताइए ना। अब नहीं। वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ हूँ। सुधा छेम गई। उसने आंखें नीचे कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है? जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर
पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी जो ईसाई है इतनी आज़ाद है, उसने सोचा और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्फ़ी में भोलापन तो नहीं, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी और कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ पढ़ते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर का सुधा पर गर्व था, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती थी। इतनी मान मनोहार कर लेती है और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात को बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी कि शादी न- नहीं, और ऐसा प्यार करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदन ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। हाँ, होठ डाल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ में सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और ना ही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होता? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, या तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे वह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु से में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान में उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवा में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला है। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई। और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी। चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखते हो ने, हम पूजा की धोती पहने हैं। ये के है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर बोला, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के 5 पात्र से वही वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगे। सुधा, बिनती को भेज दो, बुआ जी ने धूपदानी में महाराजन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यही ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, यह क्या कर रही हो? चंदन ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाई? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग
गए बरेली। वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी फंस गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूर ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वाले और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा। उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, ये बाहर का कौन रहा है? चंदन ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंद्र को देखते ही उस लड़के ने चौंक कर कहा, अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे, भागती क्यों हो? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे शर्म आती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है यार। कहकर सुधा उठी और फिर भागे। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी, और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की तीन चार लटें मुंह पर चुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए, या तय ही नहीं कर पाई थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मुटकी कहीं की, कि इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदन ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा? बड़ी जंगली हो तुम, चंदन ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ यह चोटी छोड़ाकर सुधा बोली। यह देखो, दांत काट लिए है ने। सचमुच? सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदन इस संभावना पर बेतहासा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच? यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों? क्यों रे? महुआ बिनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा है यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी, और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदन ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने अंगुलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देख देख कर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम वकील है कोई? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हाँ, तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी और एक गिलास थी। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंद्र के सामने रख दी। भा ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदन ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं। तकल्लुफ ना करे तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चुराते हुए कहा। चंदन मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यही, चंदर बोला। बहुत प्यारी है, और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे
बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें रटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया, हमें मालूम होता है कि ई मुँह हंसी हमके नाच न चाहिए, तो हम पैदा होते गला घोट दे। हरे राम, अक्का सिर पर उठाए हैं। कई घंटा से नरियात नरियात गटई फट गई। ई बोलते ना जैसे सांप सूंघ गवा हुए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया संस्कृति तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंद्र को जरा भी उम्मीद न थी। चंद्र चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई गुस्से से लाल। सुनो पापा, तुमने बुआ बेंती को मार डालेंगे। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई। पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लगा रहा, पालत वक्त ते बोल गए। मर गए रहो तो अपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमारे मूड पर ही हत्या काहे डाल दियो। ऐसे कुलछनी है कि पैदा होते ही बाप को खाई गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदा से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ जी ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरिया की आंसू ढरकाए रही हो? ये सब चोचला अपने को ऊपर दिखायो जाके। 2 महीना और अबहिंग से उधियानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अब यह चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई और सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है, कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगे पापा। अब बेंती को यह कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा, जाओ हमारा खाना परसो। चंदर तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाने। आज भर की तकलीफ है। चंदन ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ जी घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंद्र के पास पहुंचने पर फौरन वह चुप हो गई और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगे। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंद्र बैठो। चंद्र बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब
बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारे से बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहो, बीए में पढ़त हो सुधा के संगे। नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तोके देख के। हाँ तो सुपुल, वे अपने भाई से बोली, फिर ये ठीक हुई। बिनती का ब्याह टाल दो, और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटा दो। अब अच्छा नहीं लागत। ठूठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावा करत एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जात में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, तो घर वाले कुछ एतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से का करे कहतों को? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। ना सास का डर, ना ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए देत हैं, मिलवाए लियो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए में कहा। तो फिर तुम इन जूता पिटाऊ भड़कनाऊ से कह दियो, आज के आए के कल हमारी छाती पर मुंह डालत हैं। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई।